Hello everyone. Today we are going to start electromagnetic wave previous year 2024 और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ ही साथ कई बार इस चैप्टर को बच्चे इग्नोर मारते हैं, वो सोचते हैं यहाँ से बहुत कम आएगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चों को पेपर टफ लगता है तो इसी के मिक्सचर के आधार पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कई बार नेचर ऑफ ड्यूलिटी से भी जुड़े होते हैं, कई बार एटम एंड न्यूक्लियाई से भी जुड़े होते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ, जिसमें से पहली प्रॉब्लम आपके सामने है। पहली प्रॉब्लम है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ हमें दे दी गई है। तो हम नोट कर लेते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर इसे स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आते हैं तो 10⁻6 हर्ट्ज़ हो जाएगा। So, and it travel in air along z direction, point to be noted here। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z डायरेक्शन में है, लेकिन बहरहाल हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में ना ही आई कैप है ना ही जे कैप है, तो उसका यूज़ थोड़ा कम यहाँ पर प्रतीत होता है। देन द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर हमें किस फंडामेंटल फॉर्मूले की ज़रूरत पड़नी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड या टाइम होती है। अब यहाँ पर हमें वेवलेंथ के बारे में जानकारी लेनी है, और जो स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो नियर बाय क्यों बोल रहा हूँ कि एक्चुअल स्पीड होती है 2.99 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्चुअल स्पीड ये होती है, लेकिन ये लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है। ये आप चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते होंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट और ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोला जाने लगा। सिर्फ इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाने लगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्पीड की जगह मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख सकता हूँ। अब बात आती है डिस्टेंस की और टाइम पीरियड की। जैसा कि हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 टाइम पीरियड होती है। तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, तो हेयर इट इज डिस्टेंस इंटू 1 टाइम पीरियड होगा। सो डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ स्पीड हो जाएगी जो कि 3 × 10⁸ होती है। फिर यहाँ देखेंगे 3 × 10⁸ इक्वल टू हमें डिस्टेंस क्या होता है वेव की टर्म में, लैम्डा। तो डिस्टेंस हमारा होगा वेव की टर्म में लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सो 3 × 10⁸ लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, वो जो हमें निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 60 × 10⁻6 हर्ट्ज़। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये आ जाएगा 20 एंड हेयर इट इज़ 1/20, हेयर इट इज़ 10⁸, here it is 10⁻6 equal to lambda। तो यहाँ आ जाएगा 1/20 × 10⁻2, ये आ जाएगा मेरा लैम्डा। अब यहाँ पर देखें तो 1 0 से 1 0 कटता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ आंसर आएगा 5 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 5 मीटर। तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी। सिर्फ इसमें एक फंडामेंटल फॉर्मूला हमारा क्या लगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लैम्डा लेते हैं, 1 टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे, 3 × 10⁸ लेंगे, 2.99 लेंगे तो भी आप नियर बाय होते हैं आंसर के। और मैंने आपको बस एक नई चीज़ ये बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 2.99 × 10⁸ होती है और स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ होती है। दोनों में फ़र्क 0.01 का ही होता है, जिसके कारण सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्पीड्स के कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोलने लगते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिनोमिना मतलब 200 × sin 1.5 × 10⁻7 t - 0.05x दे रखा है, और इंटेंसिटी पूछी जा रही है।
तो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है, क्षमता, लाइट की क्षमता, मतलब कितना प्रभाव लाइट का पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। दोबारा बोलता हूँ, कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का तरीका। सर्दियों के दिन मान लो आने वाले हैं, सर्दियों के दिन हैं। अब सर्दियों के दिन हैं तो सूरज से निकलने वाली रोशनी अर्थ पर पड़ रही होगी, है ना। और आप अभी अर्थ पर हैं मान लो, तो सर्दियों में कुछ लोग धूप में बैठने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जितना देर धूप में बैठा जाए उतना अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग या कोई भी पर्सन जब धूप के लिए निकलते हैं, धूप को एब्जॉर्ब करने के लिए छत वगैरह पर बैठते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट पर पड़े, मतलब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा हो, मतलब जितनी ज़्यादा बॉडी के एरिया पर हमारी वो सनलाइट पड़ेगी उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी कंज्यूम करने को ज़्यादा मिलेगी। तो कितनी एनर्जी कितने एरिया पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट पर पड़े, तो कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में, मतलब अगर 1 घंटे बैठ रहे हैं धूप में तो उस हिसाब से एनर्जी मिलेगी, 2 घंटे बैठ रहे हैं तो ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट टाइम पर डिपेंड करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है। अगर इसका मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊं तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने स्टेफन्स लॉ पढ़ा होगा। तो स्टेफन्स लॉ में भी बिल्कुल यही फिलॉसफी होती थी कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही स्टेफन्स लॉ होता था। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। अब चलो नई चीज़ पर आते हैं। ये तो चलो हमने निकाल लिया। एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर चाहिए होगा जिसको बोलते हैं हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसका अर्थ क्या होता है, इसे यू बार से डिनोट कर लेता हूँ मैं, यू बार, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि कितनी एनर्जी कितने वॉल्यूम में पड़ रही है, कितनी एनर्जी कितने वॉल्यूम में पड़ रही है। डेंसिटी का अर्थ यही होता है। मास डेंसिटी का मतलब होता था, जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेट डेंसिटी का अर्थ होता था कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी एनर्जी कितने वॉल्यूम पर पड़ रही है। सो यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी आ जाएगा। अब इस एनर्जी की वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे देन देखते हैं व्हाट विल हैपन हियर। सो इंटेंसिटी आपको निकालनी थी, इसलिए हम बार बार टारगेट पर इस पार्ट को ले रहे हैं। सो हियर इट इज U इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ये हो गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी का पार्ट, इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम। अब यहाँ पर इंटेंसिटी के एक दो मुख्य कारण हम देखते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास लाइट आ रही है और ये लाइट किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। उस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट सपोज ये इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पर पड़ रही है और आगे की तरफ जा रही है, और हम मान लेते हैं कि लाइट यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, एक पर्टिकुलर टी टाइम में वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ऐसा हम समझ रहे हैं। और इसका एक अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ये हम मानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c होती है। अगर मैं यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालूं तो स्पीड इनटू में टाइम हमारा डिस्टेंस आएगा कि नहीं, मतलब लाइट यहाँ आगे तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो होगा मेरा c टाइम्स ऑफ t। तो ये होगी मेरी लेंथ। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो वॉल्यूम का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। सो हियर इट इज बेस एरिया इनटू हाइट।
तो जो बेस एरिया है वो हमारा ए हो जाएगा और जो हाइट है मतलब जो लेंथ है वो सी टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। तो अब आप वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटू सी टी से। जैसे आप इस वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा यू बार इंटू एरिया इंटू सी टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ टी। तो टी से टी कैंसल आउट, ए से ए कैंसल आउट। अब आपके पास फंडामेंटल यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमें लगाना है फॉर्मूला यहाँ पर वो है इंटेंसिटी इंटू एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही यहाँ तक हम पहुँचते हैं अब आपके सारे रास्ते इस टॉपिक को लेके खुलने वाले हैं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अब लेफ़्ट साइड का थोड़ा सा पोर्शन रब करना पड़ेगा, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बचा उसे हम देखने वाले हैं और उसी में वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। सो इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी होती थी, अगर आप याद करें चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की वैल्यू जब हम याद करते थे तो उसमें एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता था। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यही पढ़ते थे, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। मतलब ई नॉट मैंने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं ई नॉट से डिनोट करता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और इसके आगे लगा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। अब बहरहाल इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 8 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻12, और ई की वैल्यू यहाँ 200 होगी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। 200 वोल्ट ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब हम इंटेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे। तो 885 डिवाइडेड बाय 100 10⁻⁻12, 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸। देन ये 0 डबल 0 से काट देते हैं, ये 2 इससे काट देते हैं। अब मेरे पास बचा है 885 मल्टीप्लाई 8 इधर है, 2 इधर है, 10 हो गए, और ये कट जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 और 3 बचता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। देन 6 इंटू 885 मल्टीप्लाई 10⁻2 बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो अब आप 885 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51, देन 6 8 ज़ा अगेन 48, 48 और 5 होता है 53। अब यहाँ पे 2 0 नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 53.10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट मतलब क्या होता है? पावर की यूनिट है ना, कितनी पावर कितने एरिया पे पड़ रही है। सो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा मैच होता हुआ नज़र आ रहा है? बी ऑप्शन मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। सो मैं दोबारा इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को, कि सबसे पहले हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने टाइम में पड़ रही है उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। वहीं से हमने डेरिवेशन ली कुछ इस प्रकार कि जिसमें हमने एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ कोरिलेट किया, एंड आफ्टर देन फिर हमने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू सी यहाँ पर पुट किया, और जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी उसके आधार पर हमने यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी भी गिवन है मतलब, फॉल्स नॉर्मली ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है ये। कैन इट इज एब्जॉर्ब्ड completely, so the radiation pressure on the object B would be 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या फ्रेम होगा, पहले मैं आपके सामने इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर के बारे में पूछा है,
तो रेडिएशन प्रेशर का फंडामेंटल पार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या फॉर्मूला लगता है वो मैं बताने चाहता हूँ। तो रेडिएशन प्रेशर कैसे निकलता है मैं आपको एक फंडामेंटल इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो बताऊंगा। प्रेशर इनटू रेडिएशन प्रेशर, ऐसा लिख लूँ, प्रेशर अपॉन मतलब नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में रेडिएशन प्रेशर, डिनोट कर दिया है इस पार्ट को। ये होता है 1 प्लस अल्फा इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा इंटू इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड। इसका अर्थ क्या होता है ध्यान से समझना। ये जो अल्फा है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है इस पार्ट में। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये थोड़ा ऐसा मिलता जुलता है कि जब हम थर्मल पढ़ते थे तो हम वहाँ पे अल्फा पढ़ते थे, रो पढ़ते थे, टाउ पढ़ते थे। अल्फा क्या होता था, एब्जॉर्प्शन पावर, टाउ क्या होता था, ट्रांसमिशन पावर, आर क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग पावर। उसके आधार पे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर भी दो केस बनते हैं। अगर आपके पास जो अल्फा है 1 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। इसका अर्थ ये होगा कि जो भी लाइट आ रही है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस पार्ट में, उस न्यूमेरिकल में 1 + 1 2 या ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी अपॉन स्पीड हो जाता है उस केस में। लेकिन सेकंड केस ऐसा बनता है कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, जो कि हमें ऊपर वाले क्वेश्चन, अपने वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब अल्फा की वैल्यू एब्जॉर्ब कंप्लीटली मतलब एक भी रे वापस नहीं जाएगी, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उस कंडीशन में अल्फा हमारा 0 होता है। और अगर अल्फा 0 होता है तो अब आपके पास जो रेडिएशन पावर है वो 1 + 0 इंटू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, इतना पोर्शन आते ही जो इंटेंसिटी है और जो स्पीड है वो v हमने मान ली, लेकिन क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जो कि म्यू है तो इसके लिए हम अपना क्लास 10th वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, पहले होता था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट c होती है और मीडियम में हम इसको v मान के रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर v ही बताना है कि वो पर्टिकुलर जिस भी मीडियम में है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा एक मीडियम में रखा गया है और लाइट सीधे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो वो मीडियम में है। मीडियम में है तो एयर में नहीं है, इसका मतलब एयर में होती तो c रखते, लेकिन मीडियम में है तो v रखा हुआ है। तो यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है जो कि c अपॉन म्यू हो जाएगा। सो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय c अपॉन म्यू हो गया। सो इस यहाँ पर फॉर्मूला बना इंटेंसिटी म्यू अपॉन c। अब इंटेंसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि 6 × 10⁸ है। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि 3 है और c की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास 10⁸ है। ये कटेगा, आंसर आपके सामने 6 आ गया। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट हियर। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था और यहाँ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। स्पीड को मैंने स्पीड ही क्यों लिखा है, ना v लिखा है ना c लिखा है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अगर क्वेश्चन बोला गया है कि लाइट मीडियम में जा रही है तो स्पीड जो है उसको v लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो लाइट है वो एयर में है तो स्पीड को हम c लिख देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को पकड़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव having frequency 35 megahertz travel in free space along the x direction in the particular point of electric field, then find the value of magnetic field। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहले उसकी जानकारी लेते हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। वहाँ कुछ एक ऐसा टॉपिक होता था जो मुझे रिलेशन बताता था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जिसमें दूसरा तीसरा शुरुआती टॉपिक ही होता है जिसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर।
जिसके अंदर हम देखा करते थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होने पर हमें कोई एक वेलोसिटी दे दी जाती थी, उसका रेशो दे दिया जाता था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स क्यू ई होता था और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स हमारा बी वी क्यू होता था, क्यू से क्यू कट जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ये जो वी है इसको मैंने सी लिख दिया है, ये सी बनेगा क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर है तो हम एक वैक्यूम ही कंसिडर करेंगे और एयर ही कंसिडर करेंगे, तो इसलिए मैंने बी को सी लिख दिया। सो यहाँ पर ई अपॉन बी निकल कर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर बी की ही वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू आपके सामने है जिसपे जे कैप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहाँ होगा 9.6 मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और यहाँ होगा सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸। अब आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 3 × 10⁸ और यहाँ आ जाएगा बी। फिर आप देखेंगे 96 यहाँ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो इन सारी वैल्यूज़ को 32 × 10⁸ ये आ जाएगा 9, तो ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁸ हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड का। अब मुझे ये देखना है 3.2 तो आ रहा है, या तो बी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा, बट एक में आई कैप दे रखा है और एक में जे कैप दे रखा है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर में क्या बताया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई डायरेक्शन में है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट होता है वो परपेंडिकुलरली होगा, मतलब तीनों के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे जा रही है, तो आपकी तरफ आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपगेट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट को एच वेक्टर बोलते हैं और इसको हम एस वेक्टर बोल देते हैं और इसे ई वेक्टर बोल देते हैं। तो ये क्रॉस करता है, ये जो एस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट है वाइट कलर में, ये इन दोनों प्लेन को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बोल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा आसान तरीके से बताता हूँ और कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जे कैप हो गई। दूसरा उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेव चली गई, मतलब वाइट वाला पोर्शन हमारा इस बार ऐसा मैं बना देता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एस वाला पोर्शन वो चला गया है आई कैप में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चली गई है जे कैप में। तो अब आप बताने में आसानी से चीज़ बता सकते हैं कि हमारी जो वेव है वो किधर प्रोपगेट करेगी, इधर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस होगा, तो आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या निकल कर आता है, के कैप। तो आंसर क्या होना चाहिए, जो के कैप आएगा वो होना चाहिए 3.2 × 10⁸, यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी अगले 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसी सेशन से रिलेटेड, 2024 से रिलेटेड, जो कि मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।